गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 107 है। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर 20 प्रश्न होंगे और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 107 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1, टोनी ब्लेयर निम्नलिखित में से कहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? ब्रिटेन के। तो देखिए, नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा सम्मानित किए जाने वाले जिन हस्तियों की सूची नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राजभवन में जारी की गई थी, उनमें 1997 से 2007 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे लेबर पार्टी के टोनी ब्लेयर का भी नाम शामिल है और उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे वह अब सर टोनी ब्लेयर हो गए हैं। ठीक है, उपाधि छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है इंडोनेशिया से रिलेटेड। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने का जो विधेयक है वो पारित हो गया है और जकार्ता में बढ़ रहे भीड़ भाड़ एवं प्रदूषण को देखते हुए इंडोनेशिया की राजधानी वहां से हटाकर वनाच्छादित बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर में हस्तांतरित करने के इरादे की घोषणा 2019 में की गई थी और हाल ही में जो विधेयक है वो पारित हो गया है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और हम इसकी राजधानी पर चर्चा कर चुके हैं। जो इसकी राजधानी होगी, क्या होगी वो, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। इंडोनेशिया की नई राजधानी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? बताइए। नुसंतारा, बोर्नियो, कालीमंतन या इनमें से कोई नहीं? नुसांतारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी को नुसंतारा नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में उर्जित पटेल को निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं ये। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके उर्जित पटेल बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर वह भारत के ही डीजे पांड्यान का स्थान लेंगे। नंबर 5, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाए जाने को स्वीकार किया गया है और इस प्रस्ताव को 2 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में पारित किया गया था। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। नाम क्या है उनका? उनका नाम है आयशा मलिक, ऑप्शन नंबर ए। तो पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक महिला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है और उनका नाम है आयशा मलिक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को प्रदान किया गया है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिया था, संस्थागत और व्यक्तिगत। संस्थागत श्रेणी में किसको मिला? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बातें याद रखिएगा। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 2261। तो 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट यह प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट की ही बात हो रही है, 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के
33% भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। और ये रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? 1987 में। 10वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र निम्न में से किस प्रदेश में है? क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर है महाराष्ट्र। नंबर 11 पर आ जाइए। पहला वन सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, या पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1987 में प्रकाशित की गई थी। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के तहत कार्य करने वाले भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई है और पहली वन सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी। 12वां प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की बात हो रही है, मिजोरम इसका सही उत्तर है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले यदि हम 5 राज्यों को देखें तो मिजोरम 84.53% के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। इनमें एक चीज़ कॉमन है, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट से ही 13वां प्रश्न है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में वर्ष 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका उत्तर है 17 वर्ग किलोमीटर। तो देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में वर्ष 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है और देश में कुल मैंग्रोव कवर कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है 42.33%। उसके बाद गुजरात है 23.54%। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.34% और चौथे पर है आंध्र प्रदेश 8.11%। ये पहले वाले को याद रखिए और दूसरे वाले को याद रखिए। नंबर 14 पर आ जाइए। 26 जनवरी 2022 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया? 73वां। तो 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली के राजपथ पर प्रतिष्ठित परेड के साथ भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, उस संगठन का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है और इस सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है 2021 में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जारी करती है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, 2021 कब जारी किया गया? जनवरी 2022 में। और इस सूचकांक में भारत जो है वो 85वें स्थान पर है और इस सूचकांक कह लो या रिपोर्ट कह लो, इसके अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड ये प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, पुणे स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 1987 से किया जा रहा है। बिल्कुल 1987 से किया जा रहा है, हमने ऊपर चर्चा कर ली है। पुणे में थोड़ी स्थित है भारत वन सर्वेक्षण, देहरादून में है ना, कई बार पूछा एग्जाम में। ठीक है, प्रश्नों को पूछने का तरीका बदला है, बड़ा सा स्टेटमेंट कर दिया लेकिन उत्तर वही छोटा सा है, यहाँ से कटेगा पूरा, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। तो पुणे नहीं बल्कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष में सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। ऊपर भी चर्चा की है हमने अभी इसकी। राष्ट्रीय बालिका दिवस देश भर में कब मनाया जाता है?
8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 24 जनवरी 2022 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या इसका दिवस का? देश की बालिकाओं को सहयोग और पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना। यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। देखिए, यह दिवस पहली बार मनाया गया था वर्ष 2008 में, और आपको याद हो ये तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नंबर 18 पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य बताइए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए 4 कर लीजिए, ऊपर तो 3 ही पूछे हैं, 4 बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है 647 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर। यूपी पीसीएस में एक आधा प्रश्न हर साल, या कोई साल अगर छूट गया तो छूट गया, वरना भारत वन स्थिति रिपोर्ट से बनता ही बनता है। ठीक है, और जिस साल प्रकाशित हो जाती है, 2 सालों में प्रकाशित होती है ना, तो उस साल तो बना ही देता है। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? ये दूसरी बार मनाया गया, क्योंकि इसको मनाने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 2021 में की थी। तो 21 में एक बार मन गई, एक बार अभी 22 में मन गई। सुभाष चंद्र बोस जी की। तो 23 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इनकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा और जानें तो वर्ष 1920 में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे ये। वर्ष 1939 में इन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और द इंडियन स्ट्रगल इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नहीं, योगी आदित्यनाथ को नहीं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को नहीं, प्रोफेसर विनोद शर्मा को हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्न वैसे ही पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, तरीका बदला है बस। ठीक है, 2 श्रेणियों में दिया जाता है ये, संस्थागत और व्यक्तिगत। संस्थागत श्रेणी में गुजरात है, व्यक्तिगत श्रेणी में हो गए विनोद शर्मा। तो 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा की। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में, संस्थागत और व्यक्तिगत में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया जाएगा, और वर्ष 2012 में स्थापित यह संस्थान जो है गुजरात के आपदा जोखिम को कम करने संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो यह पुरस्कार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया जाएगा। तो विनोद शर्मा है व्यक्तिगत श्रेणी में, और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है संस्थागत श्रेणी में। तो कुछ बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न, ठीक है, और बड़ी एक्सप्लेनेशन थी इनकी। थोड़ा तीव्र गति से चले हम। आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, एक ही जैसी रहती है चीज़, बस यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।